नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी कक्षा 9 से संचय पाठ पुस्तक से पहला पाठ गिल्लू लेके प्रस्तुत हुई हूँ। ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ है। वह एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनके बारे में तो आपने सबने सुना होगा। तो हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही क्या है? एक पौधा है जिसमें जूही नाम है उसका, जिसमें क्या खुलते हैं पीले रंग के, मतलब येलो कलर की क्या लगी? कली। कली मतलब बर्ड लगी है। इसे देख के अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अब लेखिका जी कह रही हैं कि उसे देख के, उस कली को देख के, बर्ड को देख के, अनायास ही मतलब अचानक ही उस छोटे मतलब किसी एक छोटे जीव जीव मतलब ऑर्गेनिज्म का स्मरण हो आया, मतलब याद आ गई उन्हें, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। जो इस लता लता मतलब इसकी जो ब्रांचेस की थी, उनकी जो हरी पत्तियों में छिपकर बैठता था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पे कूद के मुझे चौंका देता था। और जैसे ही वो पहुंचती थी किसके पास, महादेवी वर्मा जी उस पौधे के पास पहुंचती थी, तो वो उनके कंधे पे कूद के उनको चौंका देता था, मतलब उनको स्टार्टर या सरप्राइज कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। अब वो उस टाइम को याद कर रही हैं, जब उस टाइम वहां पर वो छोटा सा प्राणी छिपता था, तो उस टाइम वो क्या खोजने आती थी उस पौधे में? बर्ड खोजती थी। पर आज उस लघु लघु प्राण की खोज है। पर आज वो किसको सर्च कर रही है? उस छोटे से जीव को, उस छोटे से ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन है? वो है गिल्लू। परंतु वह तो अब तक इस जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। पर वो सोच रही हैं कि परंतु वह तो अब तक क्या हो गया होगा? इस सोनजूही की जड़, सोनजूही की जड़ किसमें होती है? मिट्टी में। तो मिट्टी में होकर मिल गया होगा, मतलब मरने के बाद जैसे दफनाया जाता है, तो वह मिट्टी हो गया होगा। कौन जाने, स्वर्णमय कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर है। अब वो सोच रही हैं कि क्या पता ये जो गोल्डन मतलब येलोइश गोल्डन कल बर्ड है, ये जो खिली है, यही मुझे चौंकाने आई है वो बन के। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। अब वो उस दिन को याद कर रही हैं जब वो उस छोटे प्राणी से मिली। अचानक एक दिन सवेरे मतलब एक दिन अचानक क्या हुआ? सुबह सवेरे मॉर्निंग में कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि दो कौवे हैं जो एक दूसरे को, जैसे हम खेलते हैं ना पकड़न पकड़ाई टाइप का गेम, तो उस टाइप से एक दूसरे को छू छू के भाग रहे हैं। यह काक भिक्षुणी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समदरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब कह रहे हैं कि वो लेखिका जी कह रही हैं कि काक भिक्षुणी मतलब ये कौवे जो क्रो हैं, ये भी क्या है? एक अजीब ही पक्षी है, बर्ड है। कभी उनमें बहुत आदर होता है, कभी निरादर के टाइप से देखा जाता है, कभी बहुत सम्मान, कभी बहुत अपमानित तरीके से देखा जाता है। हमारे, अब वो बताती हैं कि कौवे हमारे, आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में क्या होता है, जब हमारे कोई एंसेस्टर मर जाते हैं, पूर्वज, तो उसको हम मतलब कौवे के रूप में जानते हैं कि अगर उनको हम कौवों को खाना खिलाएं तो इसका मतलब हमने अपने एंसेस्टर को की आत्मा को शांति दी है। हमारे बेचारे पुरख ना अब ये कह रहे हैं कि हमारे बेचारे पुरखे मतलब हमारे जो एंसेस्टर है, वो तो गरुण, गरुण मतलब क्या होता है? ईगल के रूप में भी नहीं आ सकते हैं, ना मयूर, ना पिकॉक, ना हंस स्वयं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। उन्हें पितृपक्ष क्या होता है? साल में 15 डेज होते हैं जिसमें सब लोग अपने एंसेस्टर, जो दादी बाबा, उनके ये बड़े मम्मी पापा जैसे जो उनकी डेथ हुई है, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और उसी में हम लोग कौवों को खाना खिलाते हैं। में हमने कुछ पाने के लिए काक बनकर ही प्रकट होते हैं। अवतरीण मतलब प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधु संकेत इस कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और दूसरी हमारी मान्यता क्या है हिंदू धर्म में, कि कई बार कहते हैं कि घर में जैसे कौवा छत पे काय काय कर रहा है, आवाज कर रहा है, तो इसका मतलब कोई दूर दूर दरस प्रियजनों मतलब कोई दूर का रिलेटिव आने को कहते हैं कि जब कौवा ऐसे करता है तो उसका मतलब दूर से कोई आ रहा है। कर्कश स्वर में मतलब जो काव काव, उनकी जो कर्कश जो हार्श वॉइस होती है, वो कहते हैं कि वो आ रहे हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने में अवमानना के अर्थ के ही प्रयुक्त करते हैं।
मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। आप वो बता रही हैं कि काकपुराण क्या मतलब, ये जो अभी उन्होंने क्रो के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि पूर्वज और जो हमारे गेस्ट आने के लिए वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो बता रही विवेचन मतलब जो डिस्क्राइब कर रही है, अचानक बाधा पड़ी मतलब ऑब्स्टेकल आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक कोने, मतलब गमला और जहां दीवार मतलब वॉल ज्वाइन होती है, वहां पर एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। पहले तो उन्होंने कौवों को देखा लड़ते थे मतलब किसी को देखा, एक छोटा सा जीव, जीव मतलब छोटा सा ऑर्गेनिज्म पड़ा है, दृष्टि मतलब रुक गई, उनकी निगाह रुक गई। निकट जाके देखा, पास जाके देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, स्क्विरल का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जैसे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वो हो सकता है कि वो कह रहे संभवतः मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो क्या है, अपने घोंसले मतलब नेस्ट से गिर पड़ा है और अब कौवे जो क्रो है उसको उसमें अपना सुलभ आहार मतलब टेस्टी फूड समझ के उसे सर्च कर रहे हैं। काकद्वय की चोचों के ये दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब दो कौवे की जो दो चोचे हैं मतलब जो बीक हैं, वो उसको घाव मतलब उसको मतलब इंजर करने के लिए उस छोटे से लघु प्राण मतलब छोटे से प्राणी के लिए बहुत है। अतः वे निचेष्टा सा गमले में चिपटा पड़ा था। निचेष्टा मतलब बेहोश काइंड का मतलब फेंटेड सा गमले में से चिपटा पड़ा था, पॉट में चिपटा हुआ सा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता। अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि कौवे ने एक बार इसे चोंच मार दी है, तो उसके घाव जो उसको इंजरी हुई है उसकी वजह से वो जिंदा नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोगों ने कहा इसे ऐसे ही छोड़ दो, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछ के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पर लेखिका कह रही है कि उसका मन नहीं मारा, हौले से मतलब धीरे से स्लोली उसे उठाकर ले आई। कहाँ ले आई, अपने कमरे में ले आई, फिर रुई कॉटन से उसका रक्त ब्लड पोछा, घावों मतलब उसकी जो वुंड थे उसको पेंसिलिन मतलब एंटीबायोटिक लगाई, का मरहम लगाया मतलब जैसे कि दवाई लगाई, लोशन लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। अब छोटा सा बच्चा है वो, तो उसको कैसे दूध पिलाएंगे। जो जो रुई होती है कॉटन की छोटी पतली सी बत्ती बनाई, मतलब बत्ती मतलब क्या होती है, छोटी सी जैसे दिया जलाते हैं जब हम, तो दिवाली पे जब दिया जलाते हैं उसमें हम बत्ती बनाते हैं, तो वो कॉटन की जिसमें लैंप में, तो वो बत्ती दूध में भिगोकर उसमें अब इसमें क्या करी, दूध में डिप करी तो उससे क्या होता है ड्रॉप्स गिरने लगती हैं दूध की। भिगोकर उसे जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, वह मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। वो मतलब इतना ज्यादा मतलब कमजोर था कि वो दूध भी मुंह नहीं खोल सका और वो दोनों बूंदे दूध की तो दोनों ओर लुढ़क गई मतलब मुंह के साइड से गिर गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत, उपचार मतलब ट्रीटमेंट के उपरांत मतलब बाद उसके मुंह से उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बड़ी मुश्किलों के बाद उसने मुंह खोला और उसकी मुंह में एक ड्रॉप पानी की दी गई। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ के नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब कह रहे हैं जो थर्ड डे तक उसका अच्छी देखभाल हुई और वो इतना अच्छा हो गया, आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गया कि उसने मतलब लिखा कि उंगली फिंगर पकड़ी और अपने दोनों दो नन्हे पंजों से पकड़ी और नीले कांच के मोतियों जैसी, आप उसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि नीले कांच, कांच मतलब ग्लास, नीले नीले मतलब ब्लू कलर की शाइनी ग्लास की मोतियों जैसी आंखें इधर उधर देखने लगी। 3-4 मास में उसके स्नग रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास में, अब मास मतलब आफ्टर 3-4 मंथ्स में उसकी रोए मतलब जो उसके चिकने रोए मतलब शाइनी, छब्बीदार पूंछ मतलब उसमें बहुत सारे रोए थे और उसमें लाइन थी, और चंचल चमकीली आंखें, चंचल मतलब जो इधर उधर स्टेबल नहीं रहती, इधर उधर भागती रहती है, चमकीली मतलब शाइनी जो उसकी आईज हैं, सबको विस्मित करने लगी मतलब सबको हैरान करने लगी। हमने हमने अपनी उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, मतलब जातिवाचक संज्ञा मतलब जाति मतलब गिलहरी क्या है, एक जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक जब हम किसी एक को नाम दे देते हैं, तो अब उसका क्या नाम दे दिया गया, को रूप दे दिया गया। इस प्रकार हमने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। मैंने फूल
रखने की एक हल्की डलिया में, अब जहाँ पे फूल रखते हैं डलिया, फूल रखने की एक जो छोटी सी बास्केट होती है, हल्की डलिया मतलब बास्केट में, लेखिका ने क्या करी, रुई बिछाकर उसमें कॉटन बिछा दी, उसे क्या करा, तार से मतलब वायर से खिड़की पे मतलब विंडो पे लटका दिया, हैंग कर दिया। तो वहां पर उसके लिए एक झूला टाइप एक बेड तैयार कर दिया गया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब गिल्लू 2 साल तक वहीं रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता। अब 2 वर्ष वहीं वो जो खिड़की पे उसका वो बास्केट लटकाई गई है वो इसका घर है। वह स्वयं हिला के उसी में अपना आप हिल के झूला झूल लेता, घर में झूलता और अपने कांच की मन को सी आंखें, और उसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं वही मन को मतलब मोती मतलब बीड्स की सी जो आंखें हैं, कमरे के भीतर और खिड़की पर ना जाने, कभी अंदर कभी खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखती रहती थी। परंतु उसकी समझदारी और कार्य कलाप पर सबको आश्चर्य होता था। पर वो कह रही हैं कि वो बहुत समझदार थी और उसकी जो हरकतें थी उसे देख के सबको बहुत सरप्राइज होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए वह इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था। अब क्या वो बता रही हैं कि लेखिका जब वो लिखने बैठती थी, लेखिका का लिखने का काम था, तो लिखती थी तो वो क्या करती थी, गिलहरी गिल्लू जो थी अपना ध्यान उसकी लेखिका की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बहुत से उपाय को अच्छे उपाय खोजती थी, मतलब कोई ना कोई ट्रिक अपनाती रहती थी। वह मेरे पैर तक आकर सड़क से पर्दे पर चढ़ जाती थी। वह क्या करती थी, लेखक के पैर पे आके फिर पर्दे मतलब कर्टेन्स पे चढ़ जाती थी और फिर उसी तेजी से उतर के और फिर कर्टेन से नीचे उतर जाती थी। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, मतलब जब तक वो लेखिका बैठी रहती वो कभी कर्टेन से ऊपर नीचे चढ़ती रहती, और जब तक उसे लेखिका पकड़ने के लिए ना उठती वो तब तक वो यही सब करती रहती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। अब लेखिका कह रही हैं कि मैं उसे गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे मतलब एनवलप में इस तरह रख देती कि जैसे बस उसका सिर और दो ऊपर के 2 हाथ लिफाफे के बाहर रहते हैं, बाकी उसके 2 पंजे और जो बॉडी है पूरी वो लिफाफे के अंदर रहती, भीतर मतलब अंदर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। इस अद्भुत स्थिति में अब जब उसको ऐसे रख देती तो कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे तो मेज पे दीवार के सहारे टिका देती थी, तो खड़े होकर वे अपनी चमकीली आंखों से सारा कार्य मतलब जो लेखिका काम करती रहती वो उसको देखता रहता, चमकीली मतलब शाइनी आंखों से। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पे उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे को पकड़कर उसे, अब मतलब जब उसे गिल्लू को भूख लगती तो वह अपनी आवाज चिक चिक करके आवाज निकालता और उसे लेखिका को सूचना मतलब इन्फॉर्म करता। तो लेखिका उसे क्या देती, काजू या बिस्किट, कैश्यू या बिस्किट, और उसे जब वो मिल जाते तो वो उसी तरह लिफाफे में अपने 2 हाथों से पंजों से पकड़कर उसे कुतरता मतलब बाइट करता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब बता रहे हैं कि पहला सीजन बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। गिलहरी क्या है, वनों में रहने वाला जीव है। तो अब ये बता रहे हैं कि जब वसंत आया तो नीम और चमेली की खुशबू होती है, गंध मतलब खुशबू, उसके कमरे तक हौले हौले धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब उनके बता रही कि उनके कमरे के बाहर भी गिलहरी थी तो वो आती और वह खिड़की पास आके चिक चिक करके उससे पता नहीं क्या अपनी लैंग्वेज में कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका ने जब ये देखा कि गिल्लू भी उस जाली पे बैठता और बाहर के लोग भी उसे देखते, तो वह अपनेपन से मतलब अपनी गिलहरी दूसरी गिलहरी को देख रही है, तो लेखिका को लगा कि उसे मुक्त मतलब उसे फ्री करना जरूरी है।